लहरों को खामोश देख के ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं, उठेंगे जब भी तूफान बन के उठेंगे, बस उठने की अभी ठानी नहीं। चलिए अगली यूनिट शुरू करते हैं, केमिकल काइनेटिक। काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड और रेट, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की कोई स्पीड होती है, उस स्पीड को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। किस हद तक कोई रिएक्शन होगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हमने +1 में पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को। इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन फिजिबल और नॉट, ये हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आपको याद है तो। चलिए केमिकल काइनेटिक्स में कंटेंट को देख लेते हैं, जो जो हमने पढ़ना है। सबसे पहला है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट, उसमें सबसे पहले है कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट का अफेक्ट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, मेनली ये 4 फैक्टर्स हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, molecularity, integrated rate equation for zero, first order and their half life time, इसी में हम ग्राफ भी पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक बहुत स्लो रिएक्शन होती है, एक बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। वेरी फास्ट रिएक्शंस आर आयनिक रिएक्शंस, मोस्टली आयनिक रिएक्शन जो होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। उसका कारण है क्योंकि वो पहले से ही आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और जैसे ही दूसरे आयंस आते हैं तो उनमें रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है। आयनिक रिएक्शंस जैसे एग्जांपल लिया NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस, AgNO3, AgNO3 में Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ AgCl बन गया। AgCl वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ये नीचे जम जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, NaNO3 बन जाएगा। वेरी स्लो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन है एग्जांपल इसका। रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता, उसको लंबा टाइम लग जाता है। मॉडरेट रिएक्शन जिनको हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन है, उनका भी हमसे इतना ज़्यादा कुछ रिएक्शन को की रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं मिलेगी। वेरी स्लो रिएक्शन है, उसके पीछे भी हम कब तक बैठे रहेंगे। और मॉडरेट रिएक्शन है, वो ना तो ज़्यादा दिन लेती हैं और ना ही बहुत जल्दी होती हैं, इसलिए इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। केमिकली ऑल मोलिकुलर रिएक्शन जैसे कि N2+3H2 2NH3 बनता है इससे, तो इस तरह की हम रिएक्शंस इसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए इसमें एक टर्म रेट हमने डिस्कस किया था, रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट, इज कॉल्ड रेट। रेट को लिखने का तरीका क्या है, एक्सप्रेस कैसे करते हैं? +-1 अपॉन कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट दे रखा है। जैसे ये इक्वेशन है, इसके आगे कोफिशिएंट कितना है? इसके आगे 1, तो 1/1 लिख देंगे, ठीक है। डी दर्शाता है चेंज को, A मीन्स को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, डी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होती है? रेट। इसको याद रखना है आपने। चलिए हम रिएक्शंस एक्वस सॉल्यूशन में और गैस फेज में 2 टाइप से पढ़ते हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन है तो वो हम कंसंट्रेशन की टर्म में पढ़ेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन बोलेंगे वहां पर। अगर गैस फेज में है कोई केमिकल रिएक्शन तो उसको बोलेंगे चेंज इन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। इसके लिए एग्जांपल लिया है, जनरल एग्जांपल है, ए कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है P। रेट एक्सप्रेस कैसे करेंगे?
प्लस माइनस बोला था। अब प्लस किसके लिए, माइनस किसके लिए, ये सुन लीजिए। माइनस हमेशा रिएक्टेंट के लिए होगा। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके आगे हम माइनस जरूर लगाएंगे, उनके आगे हम माइनस जरूर लगाएंगे, क्योंकि ए रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे रिएक्शन शुरू हुई है 2 मिनट बाद में ए की कंसंट्रेशन कम रह जाएगी, 3 मिनट बाद में और भी कम रह जाएगी, और प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि ग्राफ को शो करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम जानते हैं कि रिएक्टेंट हमने लिया था 10 ग्राम के आसपास, मान लेते हैं 10 ग्राम लिया था। जब टाइम 0 था तो ये 10 ग्राम था। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब रिएक्टेंट डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अब 5 सेकंड बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन और भी कम हो गई। अब 7-8 सेकंड बाद इसकी कंसंट्रेशन और भी कम हो गई। तो आप समझ रहे हैं बात को कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगी। इस डिक्रीज को शो करने के लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन। इसके अपोजिट अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, हम जानते हैं कि जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट भी कितना था, 0। जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो प्रोडक्ट बढ़ गया, 10 सेकंड हुआ तो और बढ़ गया। इस तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। तो इसी को दर्शाने के लिए, इसको शो करने के लिए हम क्या साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। चलिए अब इसको हम 2 टर्म पढ़ेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब बन रहा है, फॉर्मेशन, या तो फॉर्मेशन देगा या अपीयरेंस देगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं या फिर फॉर्मेशन। उसके लिए फॉर्मेशन के लिए हमेशा क्या होता है, प्लस का साइन होता है। और चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिनोट ऐसे करेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयर, डिफॉर्मेशन, कंजप्शन, बात एक ही है कि वो डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन किसकी, हमेशा रिएक्टेंट की होगी। इसको डिनोट करेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। डेल रिप्रेजेंट करता है लार्ज चेंज को और डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को, और हमने स्मॉल चेंज के बारे में ही बात करनी है। जैसे आप एक बात जानते हैं कि अगर एवरेज के बारे में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूं या इंस्टेंट रेट के बारे में बात करूं, तो आप एक बात जानते होंगे कि क्रिकेट का कोई मैच है, उसके फर्स्ट ओवर में 5 रन आए, सेकंड में 10 आ गए, 3 में 0, 4 में 5, और जैसे ही देखते हैं तो ये रन कितने हो गए, 20 रन। ओवर कितने, 4, और कितने, 4। अब 4 से अगर हर ओवर में देखिए तो कितना आ गया, 5 रन पर ओवर, 5 रन पर ओवर। ये क्या आ गया, एवरेज, क्योंकि 20 रन आए हैं 4 ओवर्स में, तो एक ओवर में कितने आए, 5 रन। अगर पूछे कि एवरेज क्या है तो आप सिंपली बता दोगे। कैसे बताओगे, जैसे मैच खत्म होने वाला है और खत्म हुआ तो अचानक से कोई आया, जैसे मैच खत्म हुआ, अच्छा एवरेज क्या है, बोलोगे 5 रन पर ओवर, बस यही एवरेज है। अच्छा अगर पूछेंगे कि सेकंड ओवर में कितने रन आए थे, तो सेकंड ओवर में कितने रन आए थे, 10। पूछे कि थर्ड ओवर में तो एक भी रन नहीं आया था। तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में, पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछ रहा है, बता रहा है, तो इसको बोलेंगे इंस्टेंट रेट। क्या बोलेंगे, इंस्टेंट रेट। और अगर पूछे सबका तो पूछेंगे, बताएंगे एवरेज रेट। क्या बताएंगे, एवरेज रेट। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं, N2 + 3H2 बनता है 2NH3। इसके लिए रेट लिखना है, सबसे पहले तो रेट लिखना है। ये देखिए रेट का फॉर्मूला ±1 अपॉन कोएफिशिएंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। चलिए लिखते हैं रेट, रिएक्टेंट के लिए हमेशा माइनस, डी से डिनोट कर दें, डी कंसंट्रेशन किसकी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में dt चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इक्वल टू माइनस, सब में इक्वल लगाना है, -1 अपॉन कोएफिशिएंट कितना 3, तो 1 अपॉन 3 कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में dt। कुछ समझ में आ रहा है? ये भी इक्वल होगा किसके, प्लस, अब प्रोडक्ट ही तो बच गया, उसके लिए +1 अपॉन में कोएफिशिएंट कितना 2। ये जो आगे लिखे हैं ये क्या होते हैं, कोएफिशिएंट, और इनको क्या, इसके आगे कुछ भी नहीं था तो इसके आगे क्या 1, तो 1 अपॉन 1 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन 2 कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में चेंज इन टाइम। ये क्या आ गया, रेट। ये क्या आ गया, रेट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है, और फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। N2 + 3H2 से बनता है 2NH3। रेट को लिखेंगे हमेशा 1 अपॉन कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, चेंज डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, इक्वल लगाना है सब में, याद रखना इस बात। 1 अपॉन 3 कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव, ये इक्वल लगाना है। 1 अपॉन 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात समझ में आई है? चलिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेट को जब भी हम लिखेंगे 1 अपॉन कोएफिशिएंट पक्का लिखेंगे, जरूर लिखना है। लेकिन 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 हम अगर बात करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिफॉर्मेशन या कंजप्शन की, तो वहां पर कोएफिशिएंट यूज नहीं करना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, नो यूज ऑफ कोएफिशिएंट। जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, चलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, स्पेस कम है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 बताओ क्या है, तो बता सकते हैं? बस क्या करना है, चेंज कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये समझ में आ रहा है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ, मैं पूछूं आपसे H2 की, किसकी पूछूं, H2 की, तो बताओ क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यहां पर कोएफिशिएंट यूज नहीं करना है, साइन माइनस का लगा देना है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? चलिए बच्चों, आज एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वो एग्जांपल आपने सॉल्व करके देखना है इसी तरह से। एग्जांपल है N2O5 4NO2 + O2। ये एग्जांपल है, इसके बारे में आपने लिखना है। क्या लिखना है? एक तो रेट लिखनी है इसकी, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिखना है, इतना कुछ आपने लिख देना है इसमें। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।